हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभु मिश्रा है और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल फंड डे। इस चैनल्स पे मैं आपके लिए फाइनेंस से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन लेके आता हूं। अभी मैं म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू कर रहा हूं, जिसमें कि लार्ज कैटेगरीज में टॉप 5 म्यूचुअल फंड जो 2020 में मई अप टू मई 2020 तक जो बेस्ट फॉर्म फंड है, जो टॉप 5 कैटेगरीज में जो टॉप 5 में आता है, रैंकिंग में आता है, उसका मैं रिव्यू कर रहा हूं। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। इससे पहले मैं HDFC टॉप 100 का रिव्यू कर चुका हूं, एक्सिस ब्लू चिप का रिव्यू कर चुका हूं और मेरी एसेट का रिव्यू कर चुका हूं। तो आज जो मैं रिव्यू कर रहा हूं लार्ज कैटेगरी में, वो है कैनरा रेपको ब्लू चिप इक्विटी फंड्स। ये मैं इस रिव्यू में आपको ये पता चलेगा, 10 मिनट का ये प्रेजेंटेशन होगा। इस 10 मिनट में आपको ये पता चलेगा कि कैनरा रेपको जो फंड है वो कब स्टार्ट हुआ था और आज उसकी एनएवी क्या है। टोटल इसका 117 महीने की जर्नी है। 117 महीने की जर्नी में ये एनएवी कैसे कैसे चेंज हुआ है, अब तक का जो आज के दिन तक का इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और आगे मैं इसकी परफॉर्मेंस से क्या उम्मीद कर सकता हूं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस प्रेजेंटेशन के अंत में मिलेगा। तो मैं ये सारा बात करते हुए मैं आपको लेके चलूंगा मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे मैं हर एक चीज इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले दोस्तों मैं कुछ चीजें आपसे कहना चाहता हूं कि 10 मिनट का प्रेजेंटेशन है, तो 10 मिनट तक बने रहिए। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है आपके लिए, काम का इंफॉर्मेशन है। और अपने दोस्तों को भी इसके लिए एडवाइस कीजिए कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लें। आप तो बिल्कुल अभी तक नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक फाइनेंस से जुड़े हुए हर एक मैटर आपके पास में ले आऊंगा और उस लैंग्वेज में समझाऊंगा जो कि एक बिगिनर को समझ में आता है। वही इंफॉर्मेशन जो आपके काम का है। ऑल्दो इंफॉर्मेशन बहुत सारा है, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता सारा इंफॉर्मेशन देके। वही जो सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूरी है जानना, या इस फंड में डिसीजन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं इसमें जुड़ा रहूं या इस फंड से निकल जाऊं, या नहीं निकलना है, अगर रुकना है तो कब तक रुकना है। ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे चैनल से आपको मेरे प्रेजेंटेशन में मिलेगा। तो दोस्तों मैं चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, फिर मिलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप देख रहे हैं कैनरा रेपको ब्लू चिप इक्विटी फंड्स का रिव्यू। ये ग्रोथ फंड है तो इसका मैं रिव्यू दिखा रहा हूं आपको। ये इस फंड का कैनरा रेपको ब्लू चिप इक्विटी फंड्स का जो स्टार्टिंग डेट है वो है आपका 20 अगस्त 2010। तो अभी अब 10 साल पूरा होने वाला है। ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और आपको जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये जो टॉप परफॉर्मिंग अभी 2020 में मई 2020 में जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है लार्ज कैप फंड्स, 5 लार्ज कैप फंड्स में से, तो उसमें से ये एक है कैनरा ब्लू चिप फंड्स। तो मैं इसका रिव्यू कर रहा हूं। ये जो आपका एनएवी है आज के डेट का, ये देख रहे हैं 30 अप्रैल तक का मैंने लिया है, क्योंकि अभी मैच स्टार्ट हो चुका है तो 30 अप्रैल की क्लोजिंग का मैंने लिया हुआ है। तो 30 अप्रैल का जो एनएवी का था, वैल्यू था उसका, वो है 24 रुपये 26 पैसे का है ये एनएवी। जो फंड साइज है इसका, जो टोटल जो इसमें इन्वेस्टेड है अमाउंट है, टोटल फंड का साइज जो हमने आपने सारे लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका जो कॉर्पस बना है उसका, वो है 335 करोड़ का। आप देख सकते हैं 335 करोड़ का इसका फंड साइज है। एक्सपेंसेज रेशियो जो हम इसमें पैसा डालते हैं और इसमें ग्रोथ आती है इस फंड का, तो जो फंड मैनेजर है, जैसे कि जो फंड हाउस है उनके जो फंड मैनेजर होते हैं, उनके जो चार्जेस हैं बेसिकली वो है 2.42%। ये थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें एक्सपेंसेज रेशियो, बट इसका परफॉर्मेंस हम देखते हैं। ये नंबर ऑफ टोटल जो स्टॉक्स है इसमें वो 37 है जी। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है 37 है। इक्विटी एक्सपोजर, इस फंड का जो इक्विटी एक्सपोजर है वो 91.68% का है जो इक्विटी एक्सपोजर है। तो दोस्तों हम देखते हैं, आगे चलते हैं इसका इन्फॉर्मेशन। जो टॉप 10 इसका जो स्टॉक्स है इसमें कैनरा इक्विटी का, आप ये देख सकते हैं टॉप 10 स्टॉक्स में जो इनकी होल्डिंग है, जो जिन कंपनियों में इनकी होल्डिंग है, वो HDFC बैंक नंबर 1 पे आता है। ये बैंकिंग सेक्टर में आता है ये कंपनी, और इनमें जो होल्डिंग है इनका वो है 7.91% का, तकरीबन 8% ही कह सकते हैं। ICICI बैंक दूसरा इनका सेक्टर है, फिर अगेन वो बैंकिंग सेक्टर है। ऐसे बैंक में भी इनका जो होल्डिंग है वो है आपका 6.57% का। तीसरा कंपनी है इसका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो रिफाइनरीज में है। आप जानते हैं रिलायंस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इस कंपनी में इनकी होल्डिंग है 6.36%। तो ये रहे अलग अलग सेक्टर के इनके जो फंड हैं। अब आते हैं हम चौथा जहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट है टॉप 10 स्टॉक्स में, ये है इन्फोसिस लिमिटेड, जो कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनी है। इसमें इनका जो इन्वेस्टमेंट है इस फंड का वो है 5.43%। अब जो फिफ्थ इनका जो होल्डिंग है वो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप जानते हैं जिसको HDFC होम फाइनेंस के बेसिकली है ये। HDFC डेवलप हाउसिंग, HDFC बोलते हैं इसको, HDFC ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जिसमें इनका होल्डिंग है 4.65% का इनका होल्डिंग है। अब मैं चलता हूं कोटक महिंद्रा बैंक। अगेन ये बैंकिंग सेक्टर में इनका जो होल्डिंग है कोटक महिंद्रा बैंक का, इसमें इनका होल्डिंग है 4.05% का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका जो फंड पैसा आप हम लगाते हैं इस फंड में, वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है और कितने परसेंट का इसमें इन्वेस्टमेंट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट का मार्केटिंग करती है ये। तो इस फंड में जो इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है इनका 3.90% का इन्वेस्टमेंट है इसका।
आप देखते हैं भारतीय एयरटेल लिमिटेड, आप जानते हैं टेलकम टेलीफोन वगैरह सर्विस, मोबाइल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती हैं ये, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है इनका है 3.17% का भारतीय में। अगेन इसमें टाटा कंसल्टेंसी, जिसको हम टीसीएस बोलते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में कंप्यूटर कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसमें इनका इन्वेस्टमेंट है 2.97%। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है डिवीस लेबोरेटरीज लिमिटेड, ये अलग सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि 2.74% है। तो इस पॉइंट में आप देख सकते हैं दोस्तों कि ज़्यादातर जो एक्सपोजर है इस फंड का वो आप बैंकिंग सेक्टर में देख सकते हैं कि बैंकिंग में इसका ज़्यादा है। बैंकिंग सेक्टर के 3 कंपनी है इसमें, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड कोटक महिंद्रा बैंक में इनका एक्सपोजर है। तो ज़्यादातर एक्सपोजर इस फंड का आपका बैंकिंग सेक्टर में। अब हम देखते हैं कि इनका एक्सपोजर बैंकिंग सेक्टर के बाद अब इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसका एनएवी का हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ कि जब से ये फंड स्टार्ट हुआ था उसी दिन से मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने बताया कि ये 20 अगस्त 2010 में स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम जो इसकी एनएवी रजिस्टर्ड हुई थी वो 10 रुपये की थी, 20 अगस्त 2010 में 20 रुपये की थी। इसके बाद ये अगले महीने, अब मैं हर महीने की एक पर्टिकुलर डेट को लिया है, तो मैं 10 तारीख का डेट वैसे प्रीफर किया हुआ है, बट ये 13 तारीख इसलिए आप लिखे हुए देख रहे हैं क्योंकि वो 2 दिन बंद रही होगी, एनएवी नहीं आया होगा, तो ये एक दिन आगे पीछे होता है। बट अदरवाइज मैंने 10 तारीख को एक डेट फिक्स किया हुआ है जहाँ पे कि मैं आपको एनएवी दिखाता हूँ हर महीने की 10 तारीख को। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका 10 रुपये 3 पैसे, 10 रुपये 66 पैसे, ऐसे इसका हिस्ट्री स्टार्ट हुआ 10 रुपये, ऐसे आप देख सकते हैं हर महीने अलग अलग महीने की एनएबीज की जर्नी कैसे है। अब इसमें कि मामूली चेंज दिखेगा आपको, एकदम से जंप नहीं दिखेगा, आप दिखेगा छोटा मोटा जंप दिख रहा है इसमें, कभी डाउन भी आ रहा है कभी बढ़ता है। ऐसे करते करते इसका अब तक हो चुका है 117 महीने। तो हमें देखना है कि 117 महीने में इसकी जर्नी कैसी रही है, क्योंकि एसआईपी में क्या होता है कि हम सारा पैसा एक साथ नहीं लगाते हैं, हम मंथली लगाते हैं, हर महीने एक पर्टिकुलर डेट को फिक्स करते हैं और उस डेट को मेरे अकाउंट से पैसे करते हैं। तो जब हर महीने अकाउंट से पैसे करते हैं तो उस दिन का मुझे एनएबी मिलता है और अलग अलग महीने में अलग अलग रेट पर एनएबी मिलता है। तो अब अगर इस फंड में 117 महीने हो चुके हैं तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि 117 महीने की हिस्ट्री इसकी कैसी रही है, ये कितना टॉप पे गया और कितना आज की क्या वैल्यू है। अभी चूंकि 30 तारीख है तो उसका 30 तारीख का लिया हुआ एक्चुअली मैंने, तो 30 तारीख को इसका वैल्यू है अभी। तो आप चलते हैं, देखें ये 27 पे भी जा चुका है, 28 पे जा चुका है, और अभी जो इसकी एनएबी क्लोजिंग है 13 अप्रैल का, सॉरी आप देख सकते हैं 13 अप्रैल का जो एनएबी मैंने लिया हुआ है, लास्ट एनएबी, क्योंकि हर महीने की 10-11 तारीख को मैं लेता हूं, तो 13 तारीख का जो उसका एनएबी है वो 22 रुपये 59 पैसे का है। ऑल्दो अभी दिखाया था मैंने कि जो अब आज का जो कल तक का जो क्लोजिंग था एनएबी, मतलब 30 तारीख का 30 अप्रैल का जो एनएबी क्लोजिंग था वो 22 रुपये समथिंग था, 24 रुपये का था। आप देख सकते हैं, मैं फिर से ऊपर लेके चलता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये 24 रुपये का था ये एनएबी क्लोजिंग्स। ये देखें आप, तो इसका आ जाएगा 24 रुपये 26 पैसे का, ये देखिए 24 रुपये 26 पैसे का इसका अभी का जो एनएबी है, 30 अप्रैल का एनएबी है इसका। तो आपने देखा कि ये कैसे इसकी जर्नी 10 रुपये से स्टार्ट हुई और अभी 22 रुपये पर आ चुकी है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो अभी 17 महीने हुए, इसमें अगर मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, तो वो कितनी मेरी वैल्यू हो चुकी होगी और क्या एक्चुअल में क्या परसेंटेज का रिटर्न आया। तो अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ परसेंटेज के हिसाब से, तो कल तक का जो मैं दिखाया 13 अप्रैल तक का जो दिखाया हुआ है रिटर्न्स मैंने जो लिया हुआ फिगर, उसके बेसिस पर अगर मैं बात करूं इनका रिटर्न्स का, तो आप देखेंगे 9.04% का रिटर्न्स है इसमें। क्योंकि आप जानते हैं कि 9.04% शायद आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, या 9% का रिटर्न्स है म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी फंड में ये 12 से 15% के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और था भी एक्चुअली। आपको पता है कि अभी कोरोना की वजह से मार्केट बिल्कुल ही पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है, तो इसमें ये भी अछूता नहीं है, इस पर भी प्रभाव पड़ा, इस वजह से कम दिख रहा है। बट फिर भी मैं लेता हूं कि अगर ये जो वर्स्ट सिचुएशन है उसमें के हिसाब से परफॉर्मेंस अगर रहती तो आगे क्या होने वाला है इस फंड में। अभी देखिए कि अगर मैं ये वैल्यू, अगर यही 9% का मैं लेता हूं और 20 साल तक मैं अगर इसमें इन्वेस्टेड रहता, पूरे 20 साल जब पूरे हो जाएंगे, तो जो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट होगा वो 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में जो 9% का रिटर्न अगर आ रहा है, तो इसमें जो वैल्यू ऐड हो जाएगी मेरी, वो 20 लाख रुपए की ऐड हो जाएगी, 20,17,000 रुपए की ऐड हो जाएगी। और ये अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो ये 32 लाख रुपीज़ मेरा बनता है कि ये मेरा कॉर्पस हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर एक कंजर्वेटिव मैं सोच लूँ कि अगर ये बुरा से बुरा वक्त बरकरार रहता है और 9% का ही रिटर्न्स अगर ये हमारे फंड्स में आता है, तो भी 32 लाख रुपये आपका फंड बनता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे ऊपर चलता हूं कि अगर ये 9% से ऊपर हो जाता है, 12% का, जो कि आइडियली है इस फंड का होना चाहिए और होता है इस तरह के फंड में, 20 साल का इन्वेस्टमेंट रहेंगे तो 12 से 15% का रहेगा रिटर्न्स। बट फिर भी मैं बता दूं कि 12% का अगर मैं ले लिया तो 12% के हिसाब से इसका रिटर्न जो आएगा वो कितना आएगा। दोस्तों मेरे कंप्यूटर स्क्रीन से ये निकल चुका है ये फिगर, तो मैं आपको अभी फिर से दिखाता हूं।
अगर मैं 20 साल तक इन्वेस्टेड रहता हूं और रिटर्न्स जो चूंकि पहले 9% का मैं बता रहा था आपसे, अगर मैं एक्सपेक्ट करूं 12% का रिटर्न आता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो मेरा रहेगा 12 लाख रुपए का रहेगा, और इसकी जो वैल्यू बढ़ के हो जाती है वो देखिए 33 लाख रुपए इसमें ऐड हो जाएगा। 33 मतलब इनफैक्ट 34 लाख रुपए इसमें ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल फंड वैल्यू आपकी बन जाती है वो 46 लाख के राउंड अबाउट बन जाती है आपकी, सिर्फ 9% रिटर्न से। तो आप देख सकते हैं 12 लाख कैसे आपका 46 लाख रुपीज़ बन रहा है। लेकिन अगर मैं 5 साल और वेट करता हूं, क्योंकि इसमें एसआईपी में या इक्विटी में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं दिखाता हूं सिर्फ 5 साल और रुकने से रिटर्न्स कितने में कितना का फ़र्क हो जाता है। अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट मेरा 25 साल के लिए हो जाएगा, अगर मैं 25 साल तक इन्वेस्टमेंट रहूंगा इसमें, तो मेरा टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सिर्फ 15 लाख रुपए का होगा। 15 लाख रुपए की वैल्यू में जो ऐड हो जाएगा, जो एडिशनल ऐड होगा 12% के हिसाब से, जो कि बहुत ही जेन्यून परसेंटेज है, तो इसमें हो जाएगा 70%, 70 लाख रुपए का ऐड हो जाए, एडिशन हो जाएगा, और टोटल फंड वैल्यू बन जाएगी मेरी 85 लाख रुपीज़ का। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आप एक छोटे से 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करके जो 25 साल का टाइम है या 20 साल का जो टाइम है उसमें कितने अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों जो हाउसिंग लोन लेते हैं, आपको पता है कि 50-60 लाख रुपये लेके आप उसको 1.5 करोड़ चुकाते हैं, तो उससे अच्छा है कि हाउसिंग लोन अगर आपने ले रखा है तो भी मैं आपको एक एडवाइस करता हूं कि जब भी किसी तरह का आपका लोन है तो उस लोन को चुकाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप एसआईपी कर लीजिए। जैसे मान लीजिए घर है, आपने 20 साल के लिए लोन लिया हुआ, तो 20 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट रहेंगे तो जो आपने उसको लोन के ईएमआई के रूप में दिया है वो सारा का सारा पैसा आपका रिकवर हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही यूजफुल होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना। एक छोटा सा अमाउंट आपका बढ़ता रहेगा, कैपिटल बढ़ जाएगा, और आपके पास कब इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा वो खुद भी पता नहीं चलेगा कितना इतना पैसा कैसे इकट्ठा हो गया मेरे पास में। दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो काम का इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको अगले फंड्स को लेकर आपके पास में फिर आ रहा हूँ, और हर एक चीज़ को कंपेरिजन करके दिखाऊंगा हर एक फंड का कि कैसे कैसे इसमें रिटर्न्स इफेक्टेड हो रहे हैं, आपके एक एक साल से कैसे रिटर्न इफेक्टेड हो रहे हैं, और कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।